हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आवेश के बारे में आपको बताया गया था। बेसिकली आवेश क्या होता है, तो आवेश के बारे में हमने आपको बताया था। आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है, आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब ये स्टैटिक फॉर्म में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। अगर कोई आवेश स्टैटिक फॉर्म में है, स्थिर अवस्था में है, तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर यही आवेश मोशन में है, डायनेमिक स्टेट में है, तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताया गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। साथ में आपको ये भी बताया गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। बेसिकली वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया गया था किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज लिया था, तो आप एक चार्ज या एक से अधिक चार्ज ले सकते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे बाहर से इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाते हैं, जिस चार्ज को लेकर आते हैं उसको परीक्षण आवेश कहा जाता है, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो अनंत से किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने पर जिस क्षेत्र से जहाँ से इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मिलता है, इस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितना फोर्स इस पर कार्य करता है, इस फोर्स का और परीक्षण आवेश का जो रेशियो होता है, इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी यूनिट यहाँ से आपको क्या मिली थी? फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इसकी यूनिट मिल जाएगी न्यूटन पर कूलाम। इसके आगे हम लोगों ने कूलाम्बियन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। कूलाम का नियम आपको बताया गया था। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम को में आपको बताया गया था कि अगर दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस r पर रखे गए हैं, तो इनके मध्य जो लगने वाले बल का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इनके मध्य का फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। अगर इन आवेशों को एयर या वैक्यूम के अलावा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसी मीडियम में रखते हैं, अगर के क्या है? के कोई परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाले, इन आवेशों को सेम डिस्टेंस पे अब भी रखा गया है, तो इनके मध्य लगने वाले फोर्स का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पे एक फैक्टर के ऐड हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान r²। इतना हम लोगों ने कल बात कर लिया था, इतना डिस्कस कर लिया था। इसके आगे अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि अगर दो आवेश को, जो कि जिनका नेचर अपोजिट है लेकिन उनका परिमाण बराबर है, अगर दो इक्वल चार्ज मान लेते हैं -q और दूसरा +q, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। अगर इनको स्मॉल डिस्टेंस सपोज 12 डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो जो ये सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना चाहें, तो हम कहेंगे दो बराबर और विपरीत आवेश जो कि अल्प दूरी पर स्थित हैं, दो बराबर तथा विपरीत स्वभाव के आवेश जो कि अल्प दूरी पर स्थित हैं, इनसे बने निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कहोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहोगे।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका उदाहरण क्या होगा, ये Cl क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है। अगर इस Cl को आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो यहाँ पे आपको +Q और Cl पर क्या है, -Q। तो एक प्लस हुआ, दूसरा माइनस हुआ, विपरीत स्वभाव के दो आवेश हुए और दोनों बराबर मात्रा में हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों Q आवेश हैं, अपोजिट साइन के हैं, प्लस माइनस। तो ये Cl क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। सेम वे में आप कह सकते हैं NH3 भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा H2O भी इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है। यहाँ से कम आपको 2 एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी और इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोगों को किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले सपोज दैट मान लेते हैं एक चार्ज है +Q। इस +Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आप सर्वप्रथम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर आएंगे। जिस चार्ज को लाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो पॉइंट P पर आप किसी परीक्षण आवेश Q0 को लाकर रख देंगे। इन दोनों के मध्य लगने वाले फोर्स को आप कूलाम्बियन लॉ से, कूलाम के नियम से कितना फोर्स लगेगा, इनके बीच में Q0 2 चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो कूलाम के नियमानुसार इनके मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों आवेशों को एयर या वैक्यूम में लिया गया है। एयर या वैक्यूम के कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q पहला चार्ज Q है, दूसरा Q0। तो Q1 Q2 का मतलब यहाँ पे आप क्या लोगे, Q और Q0। तो Q0 अपान क्या हो जाएगा, r²। तो आपको फोर्स का फार्मूला मिल गया। इसके आगे आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा इसके लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, पहले की क्लास में। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आप क्या कह सकते हो, आपको फार्मूला बताया गया था। E क्या होता है, F/Q0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो E F/Q0। अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, F की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। F की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे। तो F का मान समीकरण 2 में रखने पर आगे आप क्या कह सकते हो, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में F का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो E क्या मिल जाएगा, F की वैल्यू आप पुटअप करोगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके आगे कितना है, Q0/r²। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q0/r² और अपान में क्या है यहाँ पे Q0। तो आपका Q0 कैंसिल हो जाएगा। E क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया, व्यंजक मिल गया किसी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल गया। ई का जो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस आवेश से दूर की तरफ, बाहर की तरफ होती है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, माइनस की ओर, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र। तो अगर मान लेते हैं जो प्लस Q आवेश है ये O पॉइंट पर स्थिर है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो प्लस से बाहर की तरफ, प्लस से बिंदु की तरफ, अर्थात क्या हो जाएगा O से P की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, O से P की डायरेक्शन में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आप इस चीज को फिर से समझेंगे, आपको करना क्या था, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आप इस प्लस Q0 से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप अनंत से एक परीक्षण आवेश को Q0 को पॉइंट P पर लाकर रख देते हो। यहाँ पर रखने से क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। कूलाम के नियमानुसार आप इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र लिखोगे। अगर इन आवेशों को निर्वात अथवा वायु में रखा गया है तो इनके मध्य लगने वाले बल का सूत्र होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन आप समझते हैं, इसके पहले आपको बताया गया था E = F/Q0। F की वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। डायरेक्शन के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया, प्लस से दूर, माइनस की ओर, और डायरेक्शन यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो डायरेक्शन होगा O से P की डायरेक्शन में। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम लोगों को इसके वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अगली हेडिंग जो हम लोगों को पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। सपोज AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। A पर मान लेते हैं -Q चार्ज प्रेजेंट है और B पर मान लेते हैं +Q चार्ज प्रेजेंट है। इन आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस 2L मान लेते हैं। इसके अलावा भी आप डिस्टेंस को मान सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हम स्मॉल डिस्टेंस को 2L मानकर चलेंगे। तो A पर कितना है -Q और B पर कितना है +Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एयर या वैक्यूम में रखा गया। कहाँ पे इसको रखा गया है, इस पूरे सिस्टम को आपने रखा है एयर या वैक्यूम में, निर्वात अथवा वायु में इस सिस्टम को रखा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को A पर -Q चार्ज है, B पर +Q चार्ज है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, और इन्हें एयर या वैक्यूम में रखा गया है। मान लेते हैं कि जो इनका मिड पॉइंट है O है, तो डिस्टेंस AO कितना हो जाएगा, टोटल 2L हुआ।
ओ अगर मिड पॉइंट है तो ए इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, 12 का हाफ हो जाएगा, तो ए ओ कितना हो गया, एल हो जाएगा। और सेम वे में ओ बी भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ए ओ एल हो गया और ओ बी भी कितना हो गया, एल। मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू कितना हो गया, आर। तो आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले आप ए के कारण पी पर निकालोगे, फिर बी के कारण पी पर निकालोगे और फिर इनका रिजल्टेंट ज्ञात करोगे। तो बिंदु ए के कारण ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण, ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सपोज कितना मान लेते हैं, E1। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप जानते हैं आर डिस्टेंस पे कितना होता है, आपको जस्ट अभी इसके पहले बताया गया था कि अगर क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे कितना हो जाता है, E इक्वल टू इसके पहले डिराइव किया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पे अगर लिखना चाहोगे तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के स्थान पे आप चार्ज के स्थान पे यहाँ पे क्यू है, हमने यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर दिया है क्योंकि ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, और सदिश राशियों को कैलकुलेट करते समय नेगेटिव साइन का प्रयोग केवल डायरेक्शन ज्ञात करने में किया जाता है, कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर कर दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, और सदिश राशियों को कैलकुलेट करने के लिए आप माइनस साइन का प्रयोग केवल डायरेक्शन ज्ञात करने में करेंगे, कैलकुलेशन में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर डिस्टेंस है और ये एल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये आर और ये एल, तो टोटल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक आर प्लस एल। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी आप बताएंगे साथ में, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डायरेक्शन आपके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था अभी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की और डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी से ए की तरफ, माइनस पॉइंट इधर ही तो है, तो पी से क्या हो जाएगा, ए की तरफ हो जाएगा। तो डायरेक्शन पी से ए की तरफ, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सेम तरीके से जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर आप इसे E2 कह देते हैं तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहाँ पे कितना लिया गया है, प्लस क्यू चार्ज लिया गया है, तो प्लस क्यू चार्ज हो गया और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस O से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L डिस्टेंस हो गया। तो इस R में से आपको B से P तक ही तो चाहिए, तो अगर L डिस्टेंस को आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या बचेगा, BP की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R और ये L, तो R में से L को अगर आप घटा देते हैं तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, R माइनस L। तो डिस्टेंस के स्थान पे आप क्या लिखोगे, R माइनस L, और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है इसलिए आप यहाँ भी क्या लिखोगे, स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के कारण आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर आपको E1 मिल गया, ये डिस्टेंस R प्लस L थी, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, डायरेक्शन P से A की तरफ। और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस क्या है, इससे प्लस क्यू जो आवेश है इससे डिस्टेंस R माइनस L थी, इसलिए आपने क्या लिखा, R माइनस L का होल स्क्वायर लिखा, और चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू। E1 E2 आप दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। और रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे, इसको आप ऐड कर लोगे। रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ऐड कर लोगे। और अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या करोगे, इनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए दोनों को आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। दोनों को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटाया जाएगा, ठीक। अब E2 की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे E2 की डायरेक्शन क्या है, प्लस से दूर है ना, प्लस से दूर मतलब किधर हो जाएगी, B से P की तरफ हो जाएगी। एक डायरेक्शन P से A और दूसरा B से P, एक इधर P से A दूसरा B से P, मतलब दोनों क्या हुए,
अपोजिट डायरेक्शन में हुए। अतः इनका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए आप ई नेट का मान क्या हो जाएगा, चूंकि आप कह सकते हैं E1 तथा E2, आप क्या कह सकते हैं E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं, E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं, E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं। अतः जो ई नेट का मान होगा इन दोनों को घटाने से मिलेगा। हमने बताया कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनको घटा लिया जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, एक की डायरेक्शन इधर है P से A की तरफ और दूसरे की डायरेक्शन किधर है B से P की तरफ। तो आप इनको घटा लेंगे और घटाते समय आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो E1 और E2 में से कौन सा ग्रेटर है, इसको देखने के लिए यहाँ पे आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर से डिवाइड है और इसमें R माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड। R प्लस एल एक बड़ा नंबर है, ऐड होने पर बड़ा हो जाता है ना, तो R प्लस एल एक बड़ा नंबर है, R माइनस एल एक छोटा नंबर है, और बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो E1 और E2 में से कौन बड़ा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ E2, चूंकि क्या है E2 का जो मान है वो ग्रेटर है किससे, E1 से। E2 E1 से क्या है, बड़ा है। अतः ई नेट क्या करोगे आप, E2 में से E1 को घटाओगे तो ई नेट क्या हो गया, E2 माइनस E1 हो गया। E2 की वैल्यू आप रखोगे, E1 की वैल्यू रखोगे, दोनों में आपको कुछ कॉमन सा दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन सा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले में क्या बच जाएगा, E2 वाले में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसमें पहले वाले में क्या मिल जाएगा आपको, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, R प्लस एल का गुणा इधर होगा, R माइनस एल का गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इनका एलसीएम R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर आप अगर इसे A मान लो, इतने पार्ट को अगर आप A कह देते हो, इतने पार्ट को अगर आप B कह देते हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। एक व्यंजक में आप इसको ऐड करते हो और दूसरे में क्या करते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, घटा लेते हो। तो R प्लस एल और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस R प्लस एल, ठीक। अपान कितना हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो R माइनस एल और दूसरे में R प्लस एल, दोनों का स्क्वायर था और इस स्क्वायर को हमने एक साथ लिखा, इसका क्या कर दिया गया, होल स्क्वायर कर दिया गया, ठीक। इसके आगे इसमें L कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका R कैंसिल हो जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐड करोगे तो 2R और यहाँ पे 2L, बाद में मल्टीप्लाई होगा तो 4 × RL, ठीक। और यहाँ पे अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस B, A प्लस B का मतलब होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अपान कितना हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आप कुछ फैक्टर्स को अलग कर लेंगे, जैसे यहाँ से अगर हमने R को अलग किया, 2R को अगर हमने अलग कर लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, Q और L इतना पार्ट आपका बच रहा है। 2R को अगर हमने अलग किया, 4 में से 2 को निकाला तो 2 बचा, तो 2QL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2QL के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, 2QL को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, तो P × 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने P के स्थान पे क्या लिख लिया है, 2QL, P = क्या लिख लिया है, 2QL। अगर इसमें आप L को R की तुलना में बहुत छोटा मान लेते हैं, L को स्मॉल कहा गया था स्टार्टिंग में डिफिनीशन बताते समय, तो L को अगर R की तुलना में स्मॉल कह दिया गया है तो L को आप निगलेक्ट करोगे तो R की पावर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और अगर एक यहाँ से कटेगा तो Q, अर्थात E का जो व्यंजक आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। तो अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको मिल गया, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है, हमेशा बड़े वाले में से आपने कम वाले को घटाया है, तो जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही रिजल्टेंट की
डायरेक्शन हो जाएगी। तो रिजल्टेंट E2 बड़ा था तो E2 की डायरेक्शन क्या थी, B से P की तरफ। तो B से P का मतलब ये, या फिर आप कह सकते हैं A से B की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो A से P की तरफ होगी। इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो जाता है। ठीक, आप थोड़ा फिर से समझेंगे इसको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। इसको ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इसको आपने एयर या वैक्यूम में रखा है। इन आवेशों के मध्य का जो डिस्टेंस है 2L है। ए पर -q चार्ज है और बी पर कितना है, +q चार्ज है। ओ को मिड पॉइंट कर लिया गया तो AOL हो गया और OB भी कितना हुआ, L हुआ। इनके मध्य बिंदु R से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। पहले आपने -q के कारण P पर निकाला तो R + L का होल स्क्वायर अपान में मिलेगा यहाँ पे। फिर +q के कारण निकाला तो आपको R - L का होल स्क्वायर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए हमने दोनों को घटाया और कैलकुलेट करने के बाद में हमें एट लास्ट हमने 2qL के स्थान पे P लिखा। P क्या है, डायपोल मोमेंट। P क्या है, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से आपको लास्ट में एक्सप्रेशन क्या मिल गया, E = 1/4πε0 2P/r³ डायरेक्शन A से P की तरफ। थैंक यू। इस क्लास में हम लोग इतना ही, शेष आगे की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।